हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रौढ़ शिक्षा के बारे में आपको बताएंगे। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने आपको राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बारे में बताया और आज हम इस लेक्चर वीडियो में प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बताएंगे। प्रौढ़ शिक्षा क्या है, प्रौढ़ शिक्षा का क्या अर्थ है, क्या इसकी आवश्यकता है, क्या इसका महत्व है। सामान्यतः प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ जो रहा है वो है प्रौढ़ स्त्री पुरुषों को साक्षर बनाने या उनको साक्षरता प्रदान करने से लिया जाता है। इसके माध्यम से उन व्यक्तियों को साक्षर बनाया जाता है जो बड़ी आयु के होते हैं, किन्हीं कारणों से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं या कुछ समय प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करके विद्यालय छोड़ देते हैं तथा लंबे अंतराल के बाद उसे भुलाकर पुनः निरक्षर हो जाते हैं। ये प्रौढ़ शिक्षा का जो इन्होंने रखा है प्रौढ़ शिक्षा, इसकी भी आयु ऐसे ही 15 से 35 और भी इससे ज़्यादा आगे जो इसकी आयु का जो निर्धारण किया गया है इसके और भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें प्रौढ़ और वयस्क लोग ही जैसे आए, जैसे उनकी जो प्राथमिक शिक्षा छूट गई, नहीं वो कर पाए तो आगे अपनी शिक्षा को संचालित कर सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा जो प्रौढ़ है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है NAP, ये जो 1978 के अनुसार क्या बताया है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1978 के तहत क्या बताया गया कि भारतीय सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा प्रौढ़ों में जागरूकता, व्यवहारिकता और साक्षरता जैसे गुणों का समावेश करती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है जो प्रौढ़ शिक्षा का महत्व व आवश्यकता है, उसके बारे में हम आपको पॉइंट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहला जो है, पहले हम देखते हैं प्रौढ़ शिक्षा का महत्व व आवश्यकता। प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता व महत्व। प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता व महत्व। पहला पॉइंट है, मनुष्य में जागृति लाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा आवश्यक है। सेकंड पॉइंट, निरक्षरता उन्मूलन हेतु भी प्रौढ़ शिक्षा आवश्यक है। इसमें 15 से एज में आयु में ले सकते हैं और इसकी जो आगे की आयु है उसकी ये निर्धारित नहीं है कि इतनी आयु के लोग हों, इतने में ये हो। इसमें काफ़ी जो बड़े लोग भी हैं, प्रौढ़ हैं, वो अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे वो किसी भी तरह स्कूल नहीं जा सके हैं, किसी भी तरह उन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण की है, तो वो ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनके लिए प्रौढ़ शिक्षा क्लास लगाई गई, रात्रिकालीन क्लासेस लगाई गई, जिससे रात को ये फुर्सत होंगी, सायंकालीन जब ये घर आएंगे तो रात्रिकालीन शिक्षा जो दी गई, रात्रिकालीन जो कक्षाएं संचालित की गई, उसके तहत इन लोगों को शिक्षा का ज्ञान कराया गया। सेकंड पॉइंट, निरक्षरता उन्मूलन हेतु भी प्रौढ़ शिक्षा आवश्यक है। जब साक्षरता लाई जाएगी प्रौढ़ शिक्षा में भी तो निरक्षरता का उन्मूलन होगा। तीसरा है, सामाजिक प्रगति हेतु प्रौढ़ शिक्षा आवश्यक है। चौथा पॉइंट, नागरिकों को राजनैतिक कर्तव्यों का ज्ञान कराने हेतु व उनमें राजनैतिक चेतना के प्रति जागृति उत्पन्न करने हेतु भी प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता आर्थिक दृष्टिकोण से भी है, क्योंकि उसमें जो क्लासेस दी जा रही थी उसके साथ साथ उनको कार्यात्मक योजना का भी ज्ञान कराया जा रहा था, व्यावसायिक शिक्षा का भी ज्ञान कराया जा रहा था। नेक्स्ट है, व्यक्ति को अपनी सांस्कृतिक विरासत से भली भांति परिचित कराने हेतु
फिर नेक्स्ट है उत्तम नागरिक निर्माण हेतु प्रौढ़ शिक्षा आवश्यक है। लास्ट पॉइंट राष्ट्रीय एकीकरण हेतु प्रौढ़ शिक्षा आवश्यक है। प्रौढ़ शिक्षा हेतु प्रौढ़ शिक्षा में जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रौढ़ शिक्षा प्रौढ़ों के लिए शिक्षा जो अपनी आयु से अधिक आयु उनकी हो जाती है और वो स्कूल जाने में संकोच करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं कि हम बच्चों के बीच में कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम रखा गया। उनके लिए रात्रिकालीन कक्षाएं संचालित की गई। तो इसमें इन्होंने बताया है कि प्रौढ़ शिक्षा में जब स्त्री और पुरुष जो हैं वो भी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो राष्ट्रीय जो एकीकरण होगा वो बहुत ही मजबूत होगा। नेक्स्ट होगा प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य। प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य। प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य, इसमें व्यक्ति की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से देखेंगे। व्यक्ति की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से पहला होगा प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य औपचारिक शिक्षा की उस कमी को पूरा करना है। सेकंड पॉइंट स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य प्रौढ़ों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा का ज्ञान प्रदान करना है। थर्ड पॉइंट मनोरंजन के दृष्टिकोण से प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वो अपने अवकाश काल का सदुपयोग कर सके, वह अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सके। नेक्स्ट है समाज की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से। समाज की आवश्यकताओं की पहले हमने जो ये पॉइंट्स क्लियर करे वो व्यक्ति की आवश्यकता के दृष्टिकोण से थी, और अब हम व्यक्ति की आवश्यकता दृष्टिकोण से क्या थी, आर्थिक, मनोरंजन, ये इन सब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सब हमने व्यक्तिगत जो भी है दृष्टिकोण उसके आधार पर हमने उस चीज़ को जाना। और अब हम समाज की आवश्यकता के दृष्टिकोण के बारे में जान रहे हैं। पहला होगा सामाजिक एकता का विकास करना। दूसरा है राष्ट्रीय साधनों का संरक्षण विकास। तीसरा है सहकारी संस्थाओं का संगठन। ये हमारे समाज की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण में आएंगे। फिर हम कोठारी आयोग के प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सुझाव। कोठारी आयोग के प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सुझाव। कोठारी आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सुझाव में क्या विवाह पॉइंट दिए हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कोठारी आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा का प्रभावशाली कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित 6 सोपानों को बताया है, 6 बिंदुओं पर बल दिया है। वो 6 बिंदु क्या हैं? सबसे पहला बिंदु है निरक्षरता उन्मूलन, यानी साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए तो निरक्षरता उन्मूलन अपने आप से ही हो जाएगा। निरक्षरता उन्मूलन पर बल और साक्षरता को बढ़ावा। सेकंड पॉइंट है अनवरत या सतत शिक्षा। कोई भी काम अगर कंटिन्यू करते हैं तो उस काम में हमें सफलता प्राप्त होती है। उसी तरह से अनवरत व सतत शिक्षा का प्रयोग होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है पत्राचार पाठ्यक्रम। पत्राचार के माध्यम से अगर सुदूर कोई बैठा हुआ है, दूर है, विद्यालय नहीं आ सकता, उसको पत्राचार के माध्यम से उसे शिक्षा का ज्ञान कराना चाहिए। उसके पास अध्ययन सामग्री को भेजना चाहिए जिसके आधार पर वो स्वतः ज्ञान हासिल कर सके, घर में रहकर उस ज्ञान को हासिल कर सके। और इसके बाद पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी निर्धारित की जाए जहाँ पर जो कक्षाएं लग रही हैं उसके आधार पर जो भी है उस पर एक पुस्तकालय का आयोजन किया जाए, पुस्तकालय स्थापित किया जाए जिसके आधार पर वहाँ पर रखी हुई पुस्तकों के माध्यम से वो महिला एवं पुरुष उस ज्ञान को, शिक्षा के ज्ञान को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों की भूमिका। इसमें विश्वविद्यालयों की
को भी प्रोत्साहन देना चाहिए कि शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है प्रबंध एवं प्रशासन। प्रबंधन तंत्र, जो प्रबंध तंत्र है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, जो वहाँ का प्रशासन है वो भी बहुत मजबूत हो, जो और हर चीज़ की सोचने की जो क्षमता है वो सकारात्मक हो, जिससे शिक्षा के स्तर को और आगे ले जाया जा सके। इसके बाद हम प्रौढ़ शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताएंगे आपको। प्रौढ़ शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1978, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ही इन सब जितने भी कार्यक्रम चलाए गए इस नीति के अंदर ये सारे निर्धारित किए गए और इन्हें प्रोत्साहित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संकल्पना के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ा जाएगा। इन राष्ट्रीय लक्ष्यों में निर्धनता को दूर करना, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, लोगों की सांस्कृतिक सृजनशीलता का संवर्धन, छोटे परिवार के आदर्श का पालन। अब इसके अंतर्गत हम छोटे छोटे बिंदुओं की तरफ नजर डालेंगे। सबसे पहला बिंदु होगा ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा केंद्रों की स्थापना। नियोजकों, मजदूरों, संगठनों और संबंधित सरकारी जो भी है ये शिक्षा केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए। सेकंड बिंदु जो है एजेंसियों के द्वारा श्रमिकों की शिक्षा, छोटी छोटी एजेंसियों को निर्धारित करें और श्रमिकों को शिक्षा प्रदान करें। उच्च शिक्षा की संस्थाओं द्वारा सतत शिक्षा, इसके बाद दूर शिक्षा शिक्षण के कार्यक्रम, इसके बाद पुस्तकों के लेखन व प्रकाशन को तथा पुस्तकालयों और वाचनालयों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों के समूहों और संगठनों का सृजन। नेक्स्ट पॉइंट स्वाध्याय और स्वयं निरीक्षण में सहायता की व्यवस्था। एंड लास्ट पॉइंट आवश्यकता और रुचि पर आधारित व्यावसायिक यानी प्रशिक्षण कार्यक्रम। जो शिक्षा अकेडमी जो बताना है, प्रारंभिक शिक्षा का ज्ञान कराना है, उसके साथ साथ इन्होंने बताया है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में कि व्यावसायिक शिक्षा को भी उसके साथ जोड़ा जाए और व्यावसायिक शिक्षा का भी ज्ञान कराया जाए। इस तरह से हमने आपको प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बताया। अब हम अपना यह लेक्चर वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम आपको जीवन कौशल शिक्षा के बारे में बताएंगे।